अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो दिस इज आवर लेक्चर 3 फ्रेंड्स। 2 क्लासेस हमने जो की हैं दैट यू कैन सी थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, क्योंकि संडे को एक रिवीजन क्लास होगी, उसमें ये जो 5 लेक्चर्स हो जाएंगे, ये 5 के 5 लेक्चर्स एक साथ आएंगे। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ राइट फ्रॉम टुडे ओनली। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। और हर क्लास के बाद एक क्विक रिवीजन टेस्ट होता है, यू मस्ट बी नोइंग। और पीछे वाली क्लासेस मिस हो गई हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेस्ट लिंक भी भेजूंगा और साथ में क्लास लिंक भी भेजूंगा। सो हियर वी गो। दिस इज लेक्चर थर्ड। सो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लेक्चर 3। आफ्टर 5 लेक्चर्स गेट रेडी फॉर द रिवीजन टेस्ट ऑन संडे। संडे को एक रिवीजन क्लास होगी जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, क्योंकि उसमें हम ये सब कुछ रिवीजन करेंगे। उसमें मैं ज्यादा आप ही लोगों से जवाब लूंगा, क्योंकि मैं ये तब तक 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। और फिर उससे ही रिलेटेड आपकी एक रिवीजन क्लास होगी, उसमें लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। सो वही लोग अच्छा कर पाएंगे जो कि सारी क्लासेस अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सो हियर कम्स आर क्वेश्चन नंबर 21। Which among the following sentences is formed with the use of participle? There are 4 sentences given here. A पे अगर आप नजर डालें तो it is in spite of trying his level best, he could not win the race. She will not accept the help though she wants it. Having completed the work, I went to the playground. He can't come for he has an urgent piece of work. So इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें कि पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है? शिल्पी सिंह सी। यस, लेट्स सी द आंसर नाउ। सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि कल हमने पार्टिसिपल के 8 यूजेज जाने थे, और उन 8 यूजेज में जो सबसे पहला यूज था दैट वाज द यूज ऑफ पार्टिसिपल ओनली। पार्टिसिपल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? पार्टिसिपल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा वाला पार्टिसिपल यूज हो रखा है। इट इज प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रवीण हैज आल्सो आंसर्ड करेक्टली। 21 सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो देखो वो होता है जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल, the second one is the past participle, is the one in which we use third form, and perfect is the one in which we use having plus third form. So here we find the use of perfect participle, क्योंकि यहाँ पर having plus third form का प्रयोग हो रखा है। शिल्पी, यू आर करेक्ट, दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब अगर हम बाकी सेंटेंसेस या बाकी ऑप्शंस में नजर डालें, like this one, in spite of, this is again a simple sentence but with the use of gerund or preposition. तो इसमें कौन सा वाला preposition यूज हुआ है, अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि we have done 5 और 6 types of prepositions, तो उनमें से ये कौन सा वाला preposition है जिससे हमारा पहला simple sentence बना है? It is in spite of, क्योंकि 3 अलग अलग वर्ड्स हैं तो it is phrasal preposition. ओके,
फ्रेजल preposition। सेकंड वाला सेंटेंस अगर आप देखें, शी विल नॉट एक्सेप्ट द हेल्प दो शी वांट्स इट। यहाँ पे दो का प्रयोग हुआ है, और दो या ऑल दो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, मतलब उल्टा सेंस दिखाने के लिए हम कौन से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल में अगर उल्टा सेंस दिखाना है तो हम इन स्पाइट ऑफ लगा देते हैं। कंपाउंड में उल्टा सेंस दिखाना है तो बट लगा देते हैं। कॉम्प्लेक्स में उल्टा सेंस दिखाने के लिए हम ये ही वर्ड दो या ऑल दो लगा देते हैं। तो बी वाला जो पार्ट है, यस, बी वाला जो पार्ट है दो, इट्स अ कंजंक्शन एंड इट इज फॉर्मिंग एन एडवर्ब क्लॉज ओवर हियर। सो ये सेंटेंस हमारा सिंपल में नहीं है, फर्स्ट वाला तो सिंपल में था, दिस वन इज इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपने पहचान ही लिया, दिस इज सिंपल, जो पार्टिसिपल की हेल्प से बना है। और लास्ट वाला सेंटेंस फॉर का प्रयोग किया है, तो दिस सेंटेंस इज इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो फोर्थ वाला कंजंक्शन हमने डिस्कस किया था, इलेक्टिव कंजंक्शन, वो है ये सो या फॉर, यहां पे हम लगाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट लर्निंग सुपीरियर ब्लैंक वेल्थ। इट इज रिलेटेड टू preposition now. Which one do you think is the correct one? Is not learning superior blank wealth। क्या जो लर्निंग है, क्या जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है वेल्थ की तुलना में? है ना, आंसर नहीं देना, आंसर तो यस ही होगा। आपको बताना है कि विच preposition वी विल यूज ओवर हियर। ओके, डी यू आर सेइंग, शिल्पी एंड अमित, गुड। सो डी इज द करेक्ट वन। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हमें ध्यान रखने, लाइक जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर एंड प्रीफर। तो ये 6 वर्ड्स तो अच्छे से ध्यान रखते हैं। दे लुक लाइक कंपैरेटिव वर्ड्स, तो दे आर कंपैरेटिव इनफैक्ट, लेकिन इनसे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोर को अपने में कंटेन किए हुए हैं। क्योंकि जूनियर का मतलब आप जान ही रहे हैं, जूनियर मतलब ज्यादा छोटा, सीनियर मतलब पद में आपसे बड़ा, सुपीरियर मीन्स बढ़िया, इंफीरियर मीन्स घटिया, प्रायर मीन्स ज्यादा पहले, और प्रीफर इज अ वर्ब विच मीन्स ज्यादा पसंद करना। तो ये सारे वर्ड्स से पहले कभी भी आपको मोर नहीं लगाना है, ये वाली गलती ये करके देते हैं और आपसे फिर करेक्ट करने को बोलते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स ऑलरेडी कंटेन देमसेल्फ इन देमसेल्व्स मोर, तो हमें इससे पहले कभी मोर नहीं लगाना। और जो टेम्पटेशन होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाने का, उस टेम्पटेशन में भी हमें नहीं फंसना है, क्योंकि ज्यादातर कंपैरेटिव में तो हम देन ही लगाते हैं, लेकिन इसमें देन नहीं लगाएंगे, इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा टू लगाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने बताया। वन मोर थिंग कि टू हमारा किस टाइप का प्रेपोजिशन है, क्योंकि दीज आर 5 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन which we discussed on the right side of your screen. Simple preposition, compound prepositions, phrase preposition, participle preposition। इसमें से जो disguised preposition है वो कौन से होते हैं? Disguised preposition are a and o। और सिंपल preposition आप सही पहचान लें, अमित, शिल्पी, प्रवीण, एवरीबडी, इट इज सिंपल preposition। तो सिंपल preposition ऐसे ही होते हैं जैसे एट, टू,
containing one word with कंपाउंड preposition भी वन वर्ड को कंटेन किए होता है, लेकिन वन वर्ड वो दो वर्ड्स के फॉर्मेशन से बना होता है. लाइक यू कैन से अक्रॉस, इसमें ए जुड़ा हुआ है क्रॉस में, सो इट इज अ कंपाउंड preposition, क्योंकि ए इज डिस्गाइज्ड preposition. ऐसे ही विद आउट इज ऑल्सो कंपाउंड preposition. फ्रेज preposition का भी एक एग्जाम्पल हमने देखा ही था. ओ कहाँ यूज होता है? अमित इज आस्किंग दिस. ओ preposition वी यूज इन टेलिंग द टाइम, लाइक 2 o'clock. द क्लास विल स्टार्ट एट 7 o'clock every day. So you have to be on time. ठीक है, ऐसे यूज करना है इसे. फ्रेज preposition अभी आपने इन स्पाइट ऑफ देखा ही था. अब इसमें हमें ऑन अकाउंट ऑफ भी इसका एक एग्जाम्पल है. ऑन अकाउंट ऑफ. A participle preposition is the one in which we use either third form or ing form. तो ing वाले बहुत सारे होते हैं, लाइक बारिंग और रिगार्डिंग, गिवन. गिवन इज ऑल्सो हियर अ preposition. ठीक है, तो बस ये तो आसानी था. तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और प्रीफर के बाद टू आता है, और टू एक सिंपल preposition है. और एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन आने लगा है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ preposition यूज्ड ओवर हियर. तो उसके लिए हमें पांचों टाइप के preposition पता होने चाहिए. फर्स्ट वाली क्लास में मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं. इफ यू हैव मिस्ड दैट क्लास यू कैन गो थ्रू दैट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. द वर्ड्स आर फ्रॉम विच पोएट? यस, इस की के माध्यम से. की हियर मीन्स सोनेट. सोनेट के माध्यम से शेक्सपियर ने अनलॉक कर दिया है हिज हार्ट, मतलब अपने हार्ट को. ये वर्ड्स किस पोइट ने बोले हैं? दिस इज समथिंग वी आर सपोज टू आंसर. तो दीज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय. प्रवीण इज सेइंग डी. यस, यू आर करेक्ट. सो 23rd का आंसर डी इज करेक्ट. शिल्पी, यू आर ऑल्सो करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. तो सोनेट, वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी सोनेट लिखी है. कैन यू टेल द नंबर ऑफ सोनेट्स ही हैज रिटन? और उन्हीं में से एक सोनेट है इसकी, दिस वन, स्कॉन नॉट द सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. स्कॉन का मतलब जेलस फील करना, नॉट मतलब नहीं, द सोनेट मतलब सोनेट से. सोनेट से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट लाइन. स्कॉन नॉट द सोनेट, क्रिटिक. ओ क्रिटिक, यू हैव फ्रॉन्ड. यू हैव फ्रॉन्ड मीन्स यू हैव शोन योर एंगर ऑन. तुमने अपना गुस्सा दिखाया है. फ्रोन का मतलब भ्रुकुटी चढ़ा लेना होता है, मीन्स भौं चढ़ा लेना. आपने, ओ क्रिटिक, आपने जो है सोनेट से जो स्कॉन की है, आपको वो स्कॉन नहीं करनी चाहिए. और आपको फ्रॉन नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहिए. माइंडलेस होकर के, माइंडलेस मीन सेंसलेस होकर के, बिना कुछ सोचे समझे, ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स. सोनेट के अपने कुछ न्यायोचित सम्मान है, कुछ अच्छे सम्मान है, उन्हें इग्नोर करके तुम्हें सोनेट से नाराजगी नहीं जाहिर करनी चाहिए और न ही तुम्हें सोनेट से घृणा करनी चाहिए. सोनेट एक अच्छी चीज है. सोनेट एक बहुत अच्छी चीज है. इट्स नॉट अ बैड थिंग. With this key, Shakespeare
अनलॉक्ड हिज हार्ट। इस की के माध्यम से, इस की मतलब सोनेट रूपी इस की के माध्यम से शेक्सपियर ने अनलॉक कर दिया है, या अनलॉक कर दिया था, अनलॉक मीन्स ओपन कर दिया था, हिज हार्ट अपने दिल को। और ऐसे ही द मेलेडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट, इस छोटे से गाने की मिठास से पेट्रार्क ने अपने प्रेम में लगे घाव को ईज देने का, कंफर्ट देने का काम किया। सो दीज आर द फर्स्ट 4 लाइन्स। तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट लाइन तो ध्यान रखनी है, कभी कभी ये आ जाएगा, स्कॉन नॉट द सोनेट हैज बीन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, कॉलरिज, मिल्टन। तो वहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्कॉन नॉट द सोनेट वाली सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और तब लिखी है जब उसके साथी क्रिटिक, खास करके लॉर्ड बायरन जो है, वो मजाक उड़ाने लगे थे सोनेट का कि वर्ड्सवर्थ ने इतनी सारी सोनेट लिख ली तो क्या कर लिया। सोनेट लिखना इज नॉट अ बिग डील, 14 लाइन की कविताएं तो लिखनी है, और एक फिक्स्ड राइम फॉलो करनी है। सो 3 थिंग्स अबाउट सोनेट आर, इट फॉलोज, इट हैज 14 लाइन्स, follows fixed rhyme scheme, and meter is iambic pentameter। तो यही 3 चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी पोएम नहीं पढ़नी है, बस मेन मेन पार्ट पढ़ना है, इसलिए मैंने बाकी को छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम के लिए ये भी जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो बस पेट्रार्क का नाम इन्होंने अपनी सोनेट में लिया है, और ये कहा है कि पेट्रार्क जिन्हें कि फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड राइटिंग सोनेट्स फर्स्ट इन विच प्लेस। पेट्रार्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोनेट। ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहीं सोनेट का ओरिजिन भी है। तो पेट्रार्क के बारे में इन्होंने बात की कि पेट्रार्क को जो प्रेम में घाव लगे थे, उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने प्रेम वेदना वाले गीत अपने इस सोनेट के फॉर्म में गाए। तो सोनेट एक अच्छी चीज रही है। यस, सो इट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली। करेक्ट, शिल्प इज करेक्ट। और पेट्रार्क का नाम इसलिए भी ध्यान रखना है बिकॉज ही इज द फादर ऑफ सोनेट। शेक्सपियर का नाम तो आपको ध्यान रखना ही है बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द एनल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड द नंबर ऑफ सोनेट्स ही हैज रिटन, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, जैसे आपने वर्ड्सवर्थ का बताया, वैसे ही शेक्सपियर की सोनेट्स, नंबर ऑफ सोनेट शेक्सपियर हैज रिटन। फिर नीचे आते हैं, ये 4 लाइनें हमें छोड़नी है। दांते क्राउंड हिज विजनरी ब्रो, अ ग्लो वार्म लैम्प इट चीयर्ड। तो दांते ने भी अपनी विजनरी पोएम्स इस सोनेट के फॉर्म में लिखी। यस, शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट, शिल्प इज करेक्ट। तो दांते क्राउंड हिज विजनरी ब्रो, तो दांते ने भी अपनी जो विजनरी पोएम्स है उनको इस सोनेट फॉर्म में लिखा। तो सोनेट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पुराने समय से इसका यूज होते हुए आ रहा है। तो ओ क्रिटिक, तुम्हें सोनेट को स्कॉन नहीं करना चाहिए, तुम्हें माइंडलेस होके सोनेट को फ्रॉन नहीं करना चाहिए, उसके प्रति गुस्सा नहीं जाहिर करना चाहिए। शेक्सपियर ने इसका यूज किया, पेट्रार्क ने इसका यूज किया, दांते जो कि इतना फेमस राइटर है, कौन से कंट्री का है, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू, यस यू विल गिव मी द आंसर। और दांते इज फेमस फॉर वन ऑफ हिज बुक्स जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, दैट इज डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी ही वो बुक है जिसमें कि पहली बार इन्होंने तर्जा रिमा का प्रयोग किया था। तर्जा रिमा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टैंजा फॉर्म है, जिसकी राइम स्कीम ए बी सी बी इस टाइप से चलती है, 3 3 लाइन का स्टैंजा बनते रहते हैं। तो ये 3 लाइन स्टैंजा इज तर्जा रिमा, एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दांते इन हिज बुक डिवाइन कॉमेडी। ऐसे ही स्पेंसर, जिनका नाम अब आगे आ रहा है,
इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर, मधुर स्पेंसर को भी आनंदित करने का काम इसी चीज ने किया। इसी चीज ने मीन्स किस चीज ने? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोनेट। तो सोनेट ने अपना प्रभाव शेक्सपियर पे जमाया। शेक्सपियर ने अपना दिल खोल के रख दिया सोनेट के माध्यम से। सोनेट ने अपना प्रभाव पेट्रार्क पे भी जमाया। पेट्रार्क ने प्रेम वेदना वाले गीत गाए, जो प्रेम के घाव दिल पे लगे थे उन्हें मरहम पट्टी करने का काम किया। दांते ने अपने विजनरी आइडियाज इस सोनेट के माध्यम से ही व्यक्त किए, और स्पेंसर को भी आनंदित करने का काम किसी ने किया, तो वो सोनेट ही थी। और स्पेंसर का जैसे ही नाम आए तो आप ध्यान रख लीजिए कि ही इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ मिल्टन। मिल्टन ने इनको काफी फॉलो किया है अपने वर्क्स में, इसलिए मिल्टन का मास्टर या टीचर भी इन्हें कहा जाता है। और दूसरी और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे टर्जा रिमा का सबसे पहले प्रयोग डिवाइन कॉमेडी में हुआ था, वैसे ही स्पेंसेरियन स्टेंजा का प्रयोग, जो कि स्पेंसर ने किया होगा, नाम से ही जाहिर है, स्पेंसेरियन स्टेंजा का पहले प्रयोग स्पेंसर ने अपनी किताब द फेरी क्वीन में किया था। द फेरी क्वीन। तो कितने सारे मीन्स उसने लेजेंड्स के नाम ले लिए सोनेट को जस्टिफाई करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सोनेट कोई बुरी चीज नहीं है, सोनेट उल्टा अच्छी चीज है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सोनेट का प्रयोग किया है। ऐसे ही व्हेन अ डैम्प फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन, जब मिल्टन के रास्ते में डैम्प आ गई थी, जॉन मिल्टन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ जॉन मिल्टन, ग्रेटेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, हैज रिटन अ ग्रेट एपिक, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है इन्होंने, जो 1667 में आया। तो जब मिल्टन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी, दलदले आ गई थी, तो उस समय भी मिल्टन ने इन सोनेट्स के माध्यम से ही अपने को उस प्रॉब्लम से बाहर लाने का काम करा था। उसके हाथ में आते ही ये जो सोनेट थी, द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट, एक ट्रम्पेट का काम करने लगी थी। ट्रम्पेट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे साउंड क्रिएट की जाती है। इट इज अ तुरही वी कैन से। तो उसके हाथ में इस चीज ने मीन्स किस चीज ने, ये चीज उसके हाथ में एक ट्रम्पेट बन गई थी, और इसके माध्यम से ही ब्लू, उसने बजाई थी सोल एनिमेटेड स्ट्रेन्स, आत्मा को जीवित करने वाले सॉन्ग्स जो उसने गाए, वो इस सोनेट के माध्यम से ही गाए। द थिंग इज अगेन शोइंग सोनेट। अलास, लेकिन बड़े दुख की बात है, जो उसने सोनेट्स लिखी दे वर टू फ्यू इन नंबर। बहुत ज्यादा सोनेट्स नहीं लिखी, जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखी, कि आपने बताया इतने सारे सोनेट्स। शेक्सपियर ने लिखी, ये भी अभी आपने बताया कितनी सोनेट्स लिखी। अब मिल्टन ने भी लिखी, लेकिन बहुत सोनेट्स नहीं लिखी। दे वर जस्ट हाउ मेनी इन नंबर? हाँ, दे वर 23 इन नंबर। यस प्रवीण, यू आर करेक्ट। इट वॉज चार्ल्स लैम हु कॉल्ड स्पेंसर पोइट्स पोइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि किसने इन्हें पोइट्स पोइट कहा था, तो चार्ल्स लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब अपने आप में प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट बुलाए जाते हैं। तो दिस इज द वे वी शुड एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और ऐसे ही अगर मैं कुछ मिस करता हूं तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटिव एडवर्ब? रिलेटिव एडवर्ब इनमें से कौन नहीं है? whom, when, where, why, इनमें से कौन रिलेटिव एडवर्ब नहीं है आपके हिसाब से?
यस, ओके। तो whom इज नॉट अ रिलेटिव एडवर्ब। तो पहले तो हमें ध्यान रखना है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब है, इन दोनों का प्रयोग हम किस टाइप के सेंटेंसेस में करते हैं, क्योंकि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यस, whom इज करेक्ट। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स में जो आप सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनाते हो, है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो जो आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं और जो आप एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं, उस समय यू यूज रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। अब बस ये जानना है आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने, कौन है, और रिलेटिव एडवर्ब कौन है। तो जो सेंटेंस में देखो प्रोनाउन का काम करे, वो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुज, whom, दैट, विच, ये पांच हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। और जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे, कि उसने ये काम किया था, कब किया था, वर्ब को क्वालिफाई करे, कहाँ किया था, क्यों किया था। तो दीज थ्री, व्हेन, वेयर, व्हाई, आर relative adverbs. तो here you can get to know कि कौन कौन से relative pronoun है और कौन कौन से relative adverb। who और which, that, whose, whom, these are relative pronoun। and when, where, when, where and why, these are relative adverbs। तो अब ये क्वेश्चन अगर आएगा टेस्ट में तो गलत नहीं होना चाहिए। कीप दिस इन योर माइंड। फर्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, इनका प्रयोग हम किस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में करते हैं। सिंपल में जो 8 चीजें करते हैं वो हमने कल डिस्कस की थी। कॉम्प्लेक्स में क्लॉजेज का प्रयोग होता है, 3 क्लॉजेज। और कंपाउंड में 4 तरीके के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव। ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। बीच बीच में आपको याद दिलाना जरूरी है ताकि रिवीजन टेस्ट में आप गलत ना करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ओके प्रवीण, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डालोवे। मिसेस डालोवे जो वर्जीनिया वुल्फ का फेमस नॉवल है, इस पे क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में भी आया था। तो वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल मिसेस डालोवे, इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कहा जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल वो होते हैं जिसमें कि जो मेन करेक्टर है या बाकी के दूसरे करेक्टर भी जब भी किसी चीज को देखते हैं तो पुरानी सोच में चले जाते हैं और कहानी ज्यादा रियलिटी में नहीं, करेक्टर के माइंड के अंदर चल रही होती है। तो उस तरीके के जो वर्क्स हैं उन्हें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कहते हैं, क्योंकि उसमें एक सोच की, विचारों की एक जलधारा बह जाती है करेक्टर के माइंड में। तो क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं अमित एंड शिल्पी। बस अभी हमें ये भी ध्यान रखना है, यस प्रवीण इज ऑल्सो करेक्ट। वर्जीनिया वुल्फ जो है इज फेमस फॉर विच काइंड ऑफ नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल जो वर्ड है, इसका प्रयोग हमें
प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक में देखने को मिलता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये बुक किसने लिखी है। आरव हैज ऑल्सो आंसर्ड करेक्टली। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन ही एनालाइज किया, अब आंसर देख लेते हैं। यस, यू ऑल आर करेक्ट। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेज। ये जो लाइन है, ये मिसेस डालोवे जो नॉवल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवल है, जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, उस नॉवल में कई बार रिपीट की जाती है। क्योंकि जो मेन प्रोटेगनिस्ट है वो इन्फ्लुएंजा की बीमारी से बाहर आ रही है, मिसेस डालोवे, और शी हैज डिसाइडेड कि शी वुड थ्रो द पार्टी, वो पार्टी देना चाह रही है। क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उससे कहा करता था, अब तो वो काफी एजेड हो गई, शी इज इन 50s राइट नाउ, शी इज रिमेम्बरिंग द टाइम व्हेन शी वाज इन 20s। और उसका बॉयफ्रेंड पीटर उससे कहा करता था, यू विल नेवर बी अ गुड होस्ट, तुम एक अच्छी पार्टी देने वाली होस्ट नहीं बन सकती। उसको याद करके और उसे गलत साबित करने के लिए शी हैज डिसाइडेड कि अब तो मैं इन्फ्लुएंजा से बाहर आ गई हूं, तो वाई स्टूडेंट आई थ्रो द पार्टी, तो मैं पार्टी दे के रहूंगी और उस पीटर को गलत साबित करके रहूंगी। तो इसलिए वो घर से बाहर निकल रही है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है, क्योंकि ये जून का महीना है, एग्जाम में हम लोगों का जब एग्जाम हुआ था 46 वाला, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि किस मंथ की बात की गई है वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डालोवे में। तो इट इज द मंथ ऑफ जून। हालांकि इंग्लैंड में गर्मी नहीं होती है, लेकिन जून में थोड़ी बहुत गर्मी होती ही है, और वो गर्मी ही उन लोगों के लिए बहुत होती है। तो उस गर्मी को जैसे ही वो फेस करती है बाहर आते ही, तो अपने आप को समझाती है कि नहीं नहीं, जाना है, फूल लाने हैं, पार्टी की तैयारी करनी है। इसलिए ओ मिसेस डालोवे, मत डर, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। ये सूरज तो ऐसे ही चमकेगा, और जो ठंड है वो भी अपना गुस्सा दिखाएगी, फ्यूरियस ग्रेजेज अपने दिखाएगी, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे उस पीटर को गलत साबित करना है। तो दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन मिसेस डालोवे। अगर आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छा नॉवल है, एमए में लगा हुआ था, तो आई टॉट दैट। तो बस अब हमें इस क्वेश्चन से ये निकालना है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन किस किस वाले नाटक में आता है। जस्ट टेल मी, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किस वर्क की ओपनिंग लाइन है। शेक्सपियर के किसी ड्रामा की ओपनिंग लाइन है, एंड द नेम ऑफ दैट ड्रामा इज, यस करेक्ट, इट इज ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट इज द करेक्ट आंसर। शिल्पी, यू आर राइट। ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो को हमें शुरू में मिलाया जाता है। ड्यूक ऑर्सिनो इज द ड्यूक ऑफ एलिरिया। यस। और एलिरिया में वो जो है बहुत ज्यादा हम्म, अपने आप को फॉलन इन लव फील कर रहा है, बिकॉज ड्यूक ऑर्सिनो हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल और विद द काउंटेस कॉल्ड ओलिविया। ओलिविया के प्रेम में वो पड़ गया है। इसलिए वो अपने म्यूजिशियन से कह रहा है कि मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है उसको म्यूजिक सुनाया जाना चाहिए। अगर म्यूजिक ही प्रेम का भोजन है तो प्ले ऑन, तो बजाते रहो, इस म्यूजिक को तब तक बजाओ जब तक कि मेरी जो प्रेमाग्नि है, जो कि उस सुंदर ओलिविया के लिए भड़क गई है, वो शांत ना पड़ जाए। तो दीज आर द ब्यूटिफुल ओपनिंग लाइन्स इन द रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। इंपॉर्टेंट वर्क है ट्वेल्थ नाइट। फिर फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर फ्यूरियस विंटर्स रेजेज, ये किस नाटक की लाइन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इट इज द लाइन इन सिम्बेलिन। और दूसरा सिम्बेलिन, ये लाइन किस में आई है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये लाइन किस वर्क में आई है। सिम्बेलिन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मिसेस डालोवे, तीसरा ऑप्शन बोथ दी अबव,
और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो उसमें आप जल्दी में एकदम से सिंबलिन लगा दो, लेकिन ये लाइन क्योंकि मिसेस डालोवे में भी रिपीट हुई है, तो आप आंसर दोगे बोथ द एबव। करेक्ट। नेक्स्ट, दोज आर पल्स इन हिज आईज। ये लाइन भी बहुत ज्यादा फेमस लाइन है, शेक्सपियर के किस नाटक की लाइन? Yes, everybody is answering correctly. It's good to have all the geniuses in my class. Those are pearls that were his eyes. वो पर्ल्स हैं जो उसकी आंखों में है। उसकी आंखों में मोतियां हैं। मतलब मोती का मतलब अच्छे सेंस में बोल रहा है। तो एरियल ये गीत गा के सुना रहा है। ये गीत की लाइन है, एक सॉन्ग की लाइन है। और ये क्वेश्चन भी आया था कि शेक्सपियर के नाटकों में सॉन्ग कौन गाते हैं? सॉन्ग जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो गाते हैं या क्लोन्स गाते हैं। तो वैसे ही सॉन्ग एरियल गा रहा है। एरियल इज अ स्पिरिट जो कि प्रोस्पेरो के कंट्रोल में है। और प्रोस्पेरो और एरियल किस वाले प्ले में आते हैं? तो उसी वाले प्ले की ये लाइन है। दोज आर पल्स। यस, इट इज पल्स, PEARLS। यस, तो द करेक्ट आंसर इज टेम्पेस्ट। तो यहां पर पल्स है, ये ध्यान रखिएगा। टेम्पेस्ट, एंड टेम्पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। स्वान सॉन्ग किसे कहते हैं? जो कि किसी का भी लास्ट वर्क होता है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि शेक्सपियर का लास्ट वर्क टेम्पेस्ट है। यस, शेक्सपियर का लास्ट वर्क, आरव, यू आर करेक्ट। शेक्सपियर का लास्ट वर्क जो है टेम्पेस्ट है। और टेम्पेस्ट के बारे में एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट वर्क है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इट इज द ओनली वर्क ऑफ शेक्सपियर जिसमें कि उसने 3 यूनिटीज को फॉलो किया है। एरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज बताई थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। ये शेक्सपियर के बाकी नाटकों में नहीं देखने को मिलता है। ये हमें टेम्पेस्ट में या द टेम्पेस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। जब बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, उस तूफान के समय में ये लाइन ब्रूटस कैसियस से बोलता है। और ब्रूटस और कैसियस जो है, ये किस वाले नाटक के करेक्टर हैं? उसी नाटक की लाइन है। ब्रूटस एंड कैसियस आर द इंपॉर्टेंट करेक्टर्स इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? जूलियस सीजर इज द करेक्ट वन। अब जैसे दोज पल्स दैट वर हिज आईज टेम्पेस्ट में आई है, वैसे ही द टेम्पेस्ट में तो आई है। इसके साथ ये वाला जो वर्क, ये वाली जो लाइन है, ये एक वर्क में और आई है। यस, दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज। यस, आरव, प्रवीण, शिल्पी, एवरीबडी इज आंसरिंग करेक्टली। गुड। अब ये और बता दीजिए कि 2000 पल्स दैट वर हिज आईज, एक तो द टेम्पेस्ट में आई है, इसके अलावा एक वर्क में और आई है। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। टीएस एलियट का फेमस वर्क है वो, उसमें आई है। और हिंट चाहिए तो 1922 में पब्लिश होने वाला वर्क है, द वेस्टलैंड। ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही बन के आएगा जैसे सिंबलिक वाले में मैंने कहा था कि अगर आ गया कि लाइन किस में है, तो ध्यान से देखना है। कम से कम क्वेश्चन को 3 टाइम्स रीड करना है बिफोर आंसरिंग। एग्जाम में भी हम कई सारी गलतियां अपनी वजह से कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, फिर घर आके पढ़ते हैं, तब लगता है कि अरे ये तो हम सही कर सकते थे। अगर ये लाइन आ गई, 2000 पल्स दैट वर हिज आईज, दिस लाइन अकर्स इन
द टेम्पेस्ट देख के एकदम से द टेम्पेस्ट पे मत मारना, ये भी देख लेना कहीं द वेस्टलैंड भी तो नहीं दिया। तो अगर द वेस्टलैंड दिया है तो बोथ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Shakespeare observes the three unities, which are those unities which he follows diligently in the Tempest. तो एरिस्टोटल ने तीन तरीके की यूनिटी की बात की थी। एरिस्टोटल इज द ग्रेट लेजेंड ऑफ ग्रीस। तो उसने तीन यूनिटीज की बात की थी। वो तीन यूनिटीज कौन कौन सी है? यूनिटी ऑफ दिस एंड यूनिटी ऑफ दैट। Which one do you think is the correct one? It's unity of, yes, Shilpi is correct. Sakshi is also correct. So time, place, action. Praveen had also answered correctly. So three types of unities Aristotle has talked about in his famous book. उस बुक का नाम भी एग्जाम में आता है, द पोइटिक्स। द पोइटिक्स नाम की किताब में वो हमें इस बारे में बताता है कि देयर शुड बी थ्री यूनिटीज। Okay, Arav has also has correctly answered. Good. Now the next question. Hard work is key blank success. बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान में ही गलती हो जाती है कभी कभी। तो की के बाद आपको ऑफ नहीं लगाना है। इंजूरियस के बाद आपको फॉर नहीं लगाना है। हार्मफुल के बाद भी आपको फॉर नहीं लगाना है। तो इन सब के बाद आपको क्या लगाना है? यस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, करेक्ट। C1 इज द करेक्ट वन। की के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना है। अगर आपको बोलना है मेरी बाइक की चाबी कहाँ है, तो वेयर इज की टू माई बाइक। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो की के बाद ये ज्यादा आपको ऑफ लगा के देंगे तो वो नहीं होगा। इंजूरियस के बाद फॉर लगा के देंगे, वो नहीं होगा। इन सब के बाद टू आता है। बहुत कॉमन है, लेकिन कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं, सरल वाली गलती ज्यादा हो जाती है। और जो अच्छे से जो कठिन चीज होती है वो एग्जाम में सही हो जाती है, क्योंकि हमने उस पर मेहनत की होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। यस, आरव इज करेक्ट। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दिस इज माई बर्थ प्लेस। या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दिस इज द प्लेस एंड आई वॉज बोर्न हियर। या फिर इनमें से कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही नहीं है आपके हिसाब से। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर ऑफ थ्री काइंड्स। यस, शिल्पी, अमित, यस करेक्ट। A1 इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसमें वेयर का प्रयोग हुआ है। और इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बनाई जा रही है यहां पर। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। तो मैंने अभी बोला था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वेयर हैज बीन यूज्ड। यस करेक्ट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वेयर का प्रयोग यहां पे हुआ है। ऐसे ही वाई या फिर व्हेन, इनका भी प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दीज आर रिलेटिव एडवर्ब्स। और रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी अभी हमने, पांच जो थे, हु, विच, दैट, हुज, whom। अगर ये लग रहे हैं तो भी सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में ही है। तो इसमें ज्यादातर देखो डब्लू वाले भाई हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर से ज्यादातर आप देखोगे तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। दिस इज माई बर्थ प्लेस, दिस सेंटेंस इज इन सिंपल, क्योंकि इसमें फाइनेट वर्ब एक ही है और वो फाइनेट वर्ब भी इज है।
Okay, now the next. In whose hand the thing became a trumpet? Yes, that is relative adverb, correct? In whose hand the thing became a trumpet when she blew soul animated strains, alas too few. ये लाइनें अभी हमने इसी क्लास में डिस्कस की थी, एक पोयम इस्कॉन नॉट द सोनेट, तो उस सोनेट में आई थी लाइन। द थिंग यहाँ पे सोनेट के लिए यूज हुआ था कि इस चीज को, मतलब सोनेट को शेक्सपियर सॉरी मिल्टन ने एक ट्रम्पेट के लिए की तरह यूज किया था, और जब बजाया था तो सोल एनिमेटेड स्ट्रेन्स सुना दिए थे हमें, आत्मा को जीवंत कर देने वाले गीत सुना दिए थे। लेकिन दुख की बात है कि इन्होंने वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर की तरह ज्यादा सोनेट्स नहीं लिखी, इन्होंने तो सिर्फ 23 सोनेट्स ही लिखी। तो आंसर आफ्टर वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है कि सोनेट को एक ट्रम्पेट की तरह किसने यूज किया था, और सोल एनिमेटेड स्ट्रेन्स लिखी थी लेकिन बहुत कम लिखे थे। तो ऑप्शन बी कह रहे हैं आप लोग करेक्ट। लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, बी इज द करेक्ट। So it's nice to have all of you here and answering correctly. This is something which motivate me, and this is something which motivates me, and this motivation is necessary to continue the class. अब बस आपको काम करना है, जैसे ये क्लास पूरी होगी तो जो मैं टेस्ट भेजूंगा आफ्टर सम टाइम 30 मिनट्स के लगभग बाद, उसे आप जरूर कर लीजिएगा। ओके, दिस इज द लास्ट वन नाउ। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग इन इट? शेक्सपियर का कौन सा नाटक है जिसमें हमें एपिलॉग देखने को मिलता है? तो देखो, दो वर्ड होते हैं ये, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, प्रोलॉग एंड एपिलॉग। प्रोलॉग एंड एपिलॉग, ये दो वर्ड हैं जो कि हमें अक्सर पूछे जाते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल शुरू में हमें मिलता है नाटक के, और एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, जो कि बिल्कुल एंड में मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नाटक है जिसमें हमें एक एपिलॉग देखने को मिलता है? तो आंसर यू आर सेइंग प्रवीण, अमित, शिल्पी, यस, ए। तो द टेम्पेस्ट इज द करेक्ट वन। तो दो नाटक हैं मेनली जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जिनमें हमें एपिलॉग देखने को मिलता है। एक तो द टेम्पेस्ट में एपिलॉग देखने को मिलता है, और ये एपिलॉग कौन बोलता है? जो मेन करेक्टर है, प्रॉस्पेरो। और दूसरा एपिलॉग हमें एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलता है, और वो किसके द्वारा बोला जाता है? एज यू लाइक इट का, सॉरी, एपिलॉग की बात हो रही है। एज यू लाइक इट का एपिलॉग कौन बोलता है? द टेम्पेस्ट का एपिलॉग तो प्रोस्पेरो बोलता है। एज यू लाइक इट का प्रोलॉग, सॉरी, एज यू लाइक इट का एपिलॉग कौन बोलता है? जो हीरोइन है मेन, रोजा लिंड। करेक्ट शिल्पी, यू आर राइट। तो बस अब हमें ये लाइनें देख लेनी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आती है। दिस इज द एंडिंग ऑफ द टेम्पेस्ट। अब प्रोस्पेरो ने अपने जादू से, क्योंकि ही इज अ मैजिशियन, ही ऑलवेज हैज अ मैजिक वैंड विद हिम, एंड हाँ, आरव, यू आर आल्सो करेक्ट। एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली, इट्स गुड। सो अब वो लास्ट में क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैं अब अपना जादू वाली चीज मैं छोड़ दूंगा। नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवरथ्रोन। अब मैंने जो अपनी मैजिक वैंड है उसे कई फैदम डीप समुद्र में फेंक दिया है। अब मेरी सारी जो चार्म्स हैं, वो जादुई शक्तियां खत्म हो गई हैं। अब मेरे अंदर वही वाली स्ट्रेंथ बची है जो मेरी खुद की है, जो कि विच इज मोस्ट फेंट, जो कि बहुत कमजोर है। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद द काइंड ऑफ मैजिक आई हैड अर्लियर। अब मैं एक सिंपल मैन की तरह जिंदगी जीऊंगा। और देखो, गलतियां तो सभी से होती हैं। अब वो
एपिलॉग बोल रहा है तो सीधे सीधे एपिलॉग ऑडियंस को एड्रेस होता है, इसलिए कह रहा है देखो गलतियां तो लाइफ में सबसे होती हैं, और उन गलतियों के लिए जैसे तुम्हें भी भगवान माफ करेगा, एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डन बी, जिस तरीके से तुम्हें तुम्हारे क्राइम्स से ऊपर वाला गॉड माफ करेगा, वैसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, मुझे माफ करें, मुझे आप जाने की आज्ञा दें। और इसी के साथ प्रोस्पेरो वहां से चला जाता है और टेम्पेस्ट नाटक की एंडिंग हो जाती है। सो विद दिस वी ऑल्सो एंड टूडेज क्लास। आई होप क्लास समझ आई होगी। इट इज ऑलवेज गुड फीलिंग टू हैव द स्टूडेंट्स लाइक यू, so keep attending the class.